सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम आज बताते हैं भाई किरचॉफ्स लॉ के बारे में। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ रहे थे कि वहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ हीट किस तरीके से होते हैं। जो रेडिएशन में हमने बताया आपको कि रेडिएशन में पहले चीज़ें मैंने बताया था ना बच्चों, कल ही तो बताया था। हाँ, तो उसके आगे किरचॉफ्स लॉ आ जाता है। तो किरचॉफ्स लॉ के बारे में थोड़ी सी पढ़ना है। इसमें ऐसा नहीं है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के जैसा किरचॉफ्स लॉ लगा दिए कहीं पे, वोल्टेज लॉ और करंट लॉ लगा देते हैं किरचॉफ लॉ में। वो नहीं है भाई, बहुत छोटा सा चीज़ है ये, है ना। कैसे यहाँ पे इमिशन होता है ना, इमिशन ऑफ हीट होता है किसी ब्लैक बॉडी से। कल ब्लैक बॉडी के बारे में भी अच्छे से मैंने बताया था, अगर याद हो तो आपको, है ना। ब्लैक बॉडी के बारे में बताया था क्या होता है ब्लैक बॉडी एक्चुअली में। और एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है ना, जो ऑब्जर्व कर लेता है सारे हीट एनर्जी। जब आता है सारा को ऑब्जर्व कर लेता है ना बच्चों। तो उसी के आगे मैं कुछ कुछ बताने वाला हूँ। किरचॉफ्स लॉ देखिए क्या बोलता है, जानना जरूरी है बच्चों ये किरचॉफ्स लॉ। पहले तो मैं पेन बदल लेता हूँ। रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर इज सेम फॉर ऑल द सरफेसेज एट द सेम टेम्परेचर। याद रखिएगा, इस सेम टेम्परेचर पे ले रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑफ एट दैट टेम्परेचर। ओके, ये तो समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है भाई, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है और अगर आपने इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो ले लिया है किसी भी सरफेस के लिए, ऐसे एट ऑल द सरफेसेज बोल दिया है, लेकिन किसी भी सरफेस के लिए ले लिए हैं, वो हमेशा इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बराबर होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, लिख देता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इमिसिव पावर क्या होता था बच्चों, अगर ये चीज़ नहीं याद है तो कैसे होगा। इमिसिव पावर मैंने कल ही बताया था, ई से डिनोट करते हैं इमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर। ये किसी भी हम क्या मान लें, कोई ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, कोई ये ऑब्जेक्ट ही तो ले रहे हैं हमें। तो ये हम कोई क्या लिख दूँ, सरफेस का लिख दूँ, हाँ लिख देता हूँ। ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही है, सरफेस उस ऑब्जेक्ट का लिखा गया है। वो होता है इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। और ये ब्लैक बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है भाई। जिसका परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो होता है, कल ही बताया था वो बच्चों, उसका ए का वैल्यू 1 होता है। मतलब जितना भी लाइट आता है सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर का वैल्यू 1 हो जाता है। जिस तरीके से इस सरफेस का एब्जॉर्प्टिव पावर लिखा गया है उसी तरीके से इसका भी होता है। यहाँ पे अगर एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी लिख देना तो ये वैल्यू 1 हो जाता है। इसीलिए ये चीज़ दिख नहीं रहा है हमें, एक्चुअली में ये आ रहा है। हम इनका रेशियो ले रहे हैं, तो रेशियो ऑफ इस यहाँ पे भी तो लेना पड़ेगा। यहाँ पे रेशियो लेंगे ए ऑफ ब्लैक बॉडी तो 1 हो जाता है, तो इसीलिए ऐसा लिख दिए। तो किरचॉफ अंकल जो थे यही बताए थे कि इनका रेशियो जो होता है ना बच्चों, वो कांस्टेंट आता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं बदलना है भाई, टेम्परेचर बदल दिया तो खेल पूरा बिगड़ जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर नहीं बदलेंगे तो ये इक्वल हो जाता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। अगर यहाँ से थोड़ी सी और चीज़ें मैं आगे बढ़ाऊँ, आपको मैंने कल क्या बताया था, एक होता था स्पेक्ट्रल एनर्जी होता था ना, स्पेक्ट्रल एनर्जी ही तो होता था, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर भी बोलते हैं, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर भी बोला जाता था। इसमें क्या होता था बच्चों, बोला जाता था कि ई ऑफ लेमडा जो होता है वो इमिसिव पावर अपॉन लेमडा हो जाता है। इमिसिव पावर को ईपी से डिनोट कर देते हैं, है ना। यहाँ पे स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर मैंने कल बताया था यार, तो वो ई लेमडा ई पी अपॉन लेमडा हो जाता है। मतलब जो हमने ये इमिसिव पावर लिखा है इसको लेमडा से अगर डिवाइड कर दें, इसको लेमडा से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ई ऑफ लेमडा, ठीक है। इस सरफेस के लिए ई ऑफ लेमडा लिख रहे हैं तो वही हम लिखेंगे भाई। तो इसको डायरेक्टली भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे ई ऑफ लेमडा अपॉन ए ऑफ लेमडा, ये किसी सरफेस का ही लिख रहे हैं बच्चों हम लोग। क्यों लिख रहे हैं मैं अभी बताऊंगा। वो इक्वल हो जाएगा किसके, ई ऑफ लेमडा ऑफ ब्लैक बॉडी। और ये याद रखिए परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, मैं परफेक्टली लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो बोलेंगे अरे भाई यहाँ पे लेमडा आया, यहाँ पे लेमडा आया और यहाँ पे लेमडा आया, ये कट गया और यहाँ वाला लेमडा कहाँ गया, ये तो रहना चाहिए ना बच्चों। मैं फिर से बता देता हूँ, नीचे यहाँ पे ए आ रहा है, ए ब्लैक बॉडी, उसका 1 लिख दिए हैं। तो इसके लिए भी अगर लेमडा लिखना चाहें तो नीचे लेमडा लाना पड़ेगा। अरे समझ में आपको आना चाहिए भाई। ऐसे भी समझ सकते हैं ना भाई, ए का भी लिखना है और यहाँ भी ए का लिखना है तो वहाँ भी कट जाएगा। तो चीज़ें सिंपल है, मतलब इक्वल में है ना, रेशियो को इक्वल कर रहे हैं।
ऑब्वियसली बातें वो कट जाएगी बच्चों, है ना। मैं अच्छा छोड़िए वो सब, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ये चीज़ क्यों लिखा, मतलब हमें स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसीलिए लिखा बच्चों कि देखा गया है जितना स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर जो है ना इसका, किसी सरफेस का, मतलब किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का, वो इसके प्रोपोर्शनल में आ रहा है। मतलब कि देखिए, अगर ये देखा जाए, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाए ब्लैक बॉडी का किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल इसके हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे लाए हैं। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, एट अ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर T, ब्लैक बॉडी का ई लेमडा जो होता है, आखिरकार ई का वैल्यू होता क्या है, ई इमिसिव पावर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ई का वैल्यू होता है हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। मैंने कल ही बताया था, हीट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ही होता है बच्चों। इसमें बस क्या करना है, लेमडा का डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं, अगर यहाँ पे ई लेमडा लिखना है तो, है ना। और तो मैंने बच्चों कल बताया भी था आपको, अगर आपको याद हो ना तो सही रहेगा। आप क्या कीजिए, पीछे का लेक्चर देख कर ही आइएगा, क्योंकि मैंने कल बताया था यहाँ पे ई का वैल्यू जो होता है कैसे आ रहा था, ये इमिसिव पावर एक कांस्टेंट आ रहा था भाई, ये कांस्टेंट आ रहा था, ये और कुछ नहीं है, कांस्टेंट आ रहा था। क्योंकि हीट जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो 1/A था, और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1/T के, है ना, टाइम और ए के। इसके बाद हम लोग एक कांस्टेंट लाते थे तो ये आ जाता, ठीक है। और ये कांस्टेंट मैंने बताया था कल ही आपको बच्चों कि ई का वैल्यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4 होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसके टी के पावर 4 के प्रोपोर्शनलिटी से ई भी बढ़ता है। ये इमिसिव पावर है ना। अगर आप यहाँ पे स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर लिखना चाहें तो बस लेमडा का डिवाइड कर दें, और लेमडा हम कांस्टेंट ही ले रहे हैं यहाँ पे ऐसे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, है ना। आखिरकार रेडिएशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट से बच्चों, तो बहुत सारे वहाँ पे वेवलेंथ के आ रहे होंगे, वेवलेंथ के क्या बोलते हैं उसको, रेडिएशन आ रहे होंगे। तो उस रेडिएशन में हम एक किसी रेडिएशन के लिए ले रहे हैं ना, ऐसा पर्टिकुलर, ऐसा तो नहीं कि सारे के लिए एक ही बार ले रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर रेडिएशन का वेवलेंथ तो कांस्टेंट ही आएगा। तो अगर आप यहाँ पे ई लेमडा भी देखें तो लेमडा से डिवाइड कर देंगे तो लेमडा इधर चला जाएगा। तो ओवरऑल टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, तो ई का वैल्यू, ई लेमडा का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट आएगा भाई। और वो भी ब्लैक बॉडी के लिए हम देख रहे हैं, तो ये तो और सही है। तो मैं ये बोल रहा था यहाँ पे कि एट अ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर ई ऑफ लेमडा ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो जो होता है वो कांस्टेंट होता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट हो गया, क्या ये भी कांस्टेंट होगा सर? नहीं बच्चों, हम किसी सरफेस पे ले रहे हैं, हम लोग किसी एक सरफेस पे ले रहे हैं, तो उसके लिए हम कांस्टेंट कंसिडर नहीं करेंगे। हम ये ब्लैक बॉडी कंसिडर कर रहे हैं तो इसका फिक्स कर दिया हमने, है ना। लेकिन ये सरफेस का कुछ भी प्रॉपर्टीज हो सकता है ना भाई, तो अभी नहीं बोल सकते हैं कि इसका भी कांस्टेंट ही होगा। तो इसीलिए हम इसको प्रोपोर्शनलिटी होल्ड कराते हैं। इसका मतलब कि ई ऑफ लेमडा किसी सरफेस का जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए ऑफ लेमडा किसी सरफेस का। मतलब सरफेस तो वही ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी है सरफेस अलग ले रहे हैं, वही सरफेस है बच्चों। क्या इसे समझ में आया? जो इमिसिव पावर है ना बच्चों, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर या इमिसिव पावर भी बोल सकते हैं, वो किसी भी सरफेस का जो होता है उसके ऑब्जेक्टिव पावर के प्रोपोर्शनल होता है। जिस तरीक़ा से ये बढ़ेगा उसी तरीक़ा से ये भी बढ़ेगा। ओके, मतलब जो सरफेस जितना ज़्यादा इमिसिव पावर शो करेगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्टिव पावर भी शो करेगा भाई। इसीलिए बोला जाता है a surface which is which shows लिखते हैं ना, which shows good absorptive power having good इमिसिव पावर। इमिसिव पावर मतलब कि इमिट करना, रेडिएट करना।
सीधा सीधी बात है बच्चों, जो सरफेस जितना अच्छा गुड एब्जॉर्प्टिव होगा, मतलब उसका सरफेस जितना अच्छा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, उतना ही अच्छा वो रेडिएशन भी करेगा। ओके, अगर ये मार्कर है, ये सराउंडिंग से हीट अच्छा एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये एक अच्छा इमीटर भी होगा। जब टेम्परेचर सराउंडिंग का कम हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो ये अब खुद से हीट रिलीज़ करेगा। तो ये जितना अच्छा रिलीज़ करता है उतना ही अच्छा ये एब्जॉर्ब करता है। आ रहा है समझ में? जो आदमी जितना बुरे होते हैं उतना अच्छे भी होते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना? जो जितना बुरा है उतना अच्छा भी है। इसी कारण से तो एक एग्जाम्पल भी मेरे को दिमाग में आ रहा है कि जैसे रेगिस्तान जो होता है ना, हमारा राजस्थान है, उधर राजस्थान में पानी नहीं होता है। पानी होता है भाई, बहुत होता है बोलेंगे राजस्थान में पानी नहीं होता है, होता है, कुछ जगहों पे नहीं होता है। तो मान लेते हैं आप किसी बड़े डिजर्ट में चले गए, है ना, जहाँ पर बालू ही बालू, रेत ही रेत है। वहाँ पे क्या होता है कि अगर दिन में टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाए, तो क्या होता है कि बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो वहाँ का सरफेस बालू वाला होता है ना, उसका वो क्या करता है ना, सारे हीट को एब्जॉर्ब करने लगता है। क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर बढ़ गया भाई, तो बालू क्या करेगा, एक ऐसा सरफेस बनेगा जो हीट को एब्जॉर्ब करता हो, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर ही बढ़ गया। अब क्या होगा, धीरे धीरे शाम होता है और धीरे धीरे रात होता है। शाम होता है फिर रात होता है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कम हो गया, लेकिन इसने तो हीट एब्जॉर्ब करके रखा है ना। तो रात में ये अपने से हीट देता है और खुद कूल हो जाता है। सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो गया और सरफेस का ज़्यादा है, तो हीट रिलीज होगा, तो सरफेस क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसीलिए तो हमें ठंडी लगती है। वहाँ जाएंगे तो रात में और ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि वो सरफेस ही अच्छा ऑब्जर्वर है और अच्छा रेडिएटर भी है। आ रहा है समझ में? आ रहा होगा। एक आप पे एग्जाम्पल मेरे को याद आ गया। अगर आप बहुत बच्चे, अगर आप बहुत काले हैं, दिल पे नहीं लेना है, अगर आप बहुत काले हैं तो आपको ज़्यादा गर्मी लगता होगा एज कम्पेयर टू जो आदमी जिसका स्किन गोरा हो, है ना? ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हीट जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वो होता है ब्लैक बॉडी। और आपका अगर ब्लैक है अगर आप ब्लैक हैं तो आप ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करेंगे, आपको ज़्यादा गर्मी लगेगा। उसी तरीक़े से अगर ठंडी का दिन है, अगर टेम्परेचर सराउंडिंग का हो गया है कम और आपका ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा हीट रिलीज़ करोगे, तो आपको ठंडा भी ज़्यादा लगेगा। तो काले आदमी जो होते हैं उनको ठंडा भी ज़्यादा लगता है, गर्मी भी ज़्यादा लगता है। तो ये बस बताने की बातें थी बच्चों, एक्चुअली में भी होता है ये चीज़। तो बच्चे जो काले होंगे वो समझ पा रहे होंगे। चलिए, मैं भी काला हूँ, ऐसा नहीं है भाई, किसी को ऐसा पर्सनली मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो क्रिचॉप लॉ आई थिंक समझ में आ गया होगा भाई, आसान है यार, कुछ है ही नहीं इसमें, चीज़ें ध्यान में रखा जाता है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स अंकल जो थे वो हमारे लिए एक डिस्प्लेसमेंट लॉ दे दिए हैं। वो बोलते थे, क्या बोलते थे, प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है भाई, मैक्सिमम इंटेंसिटी का वेवलेंथ किसी भी रेडिएशन का जो होता है वो टेम्परेचर के गुना करने से, अच्छा प्रोडक्ट लेना है ना, मतलब वेवलेंथ लेना है और इसको प्रोडक्ट कर देना है टेम्परेचर के साथ ऑफ द बॉडी इन केल्विन, ठीक है? ये कांस्टेंट होता है भाई। उन्होंने बस ये बोलकर अपना टपक गए ऐसा ठीक है। ऐसा इसलिए आ रहा है ना कि एक्चुअली में देखिए, अगर किसी भी सरफेस से ज़्यादा अगर रेडिएट हो रहा है, क्या बोलते हैं, है ना, रेडिएट हो रहा है, एनर्जी रेडिएट हो रहा है, यार सही लाइन बनता ही नहीं मेरे से यार, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी सरफेस से मान लेते हैं ना कि ज़्यादा अगर रेडिएशन का एनर्जी इमिट हो रहा है, तो इसमें अलग अलग प्रकार का वेवलेंथ का भी रेडिएशन निकलेगा। तो वो वेवलेंथ जो होता है, निकलने वाला वेवलेंथ, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आता है बच्चों। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया बच्चों, ठीक है? ऐसा देखा गया, ठीक है, ऐसा देखा गया। तो फिर इन्होंने क्या किया, वेन्स अंकल ने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या किया कि लेमडा, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के एक कांस्टेंट आया, उन्होंने बी बोल दिया उस कांस्टेंट को, तो वो बी अपॉन टी आ गया, बी तो नीचे था ही। तो यहाँ से फिर बोला गया कि लेमडा इंटू टी का वैल्यू बी के बराबर होता है, जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका कुछ वैल्यू होगा, ठीक है? तो बी का जो वैल्यू होता है, चलिए यहाँ पे भी बता देता हूँ, इसको लेमडा एम भी बोल दिया जाता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेमडा एम इंटू टेम्परेचर का वैल्यू जो कांस्टेंट बी आ रहा है, वो बी होता है 2.89 इंटू 10⁻⁻3। लेमडा को मीटर में मेजर करते हैं, टी को केल्विन में, तो इतना आ जाता है भाई। उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट के थ्रू पाया,
ऐसा आता है, ठीक है। तो बी होता क्या है, कांस्टेंट है भाई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, किसके लिए, वेन्स डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इसको कौन सा बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखा गया है, वेन्स कांस्टेंट बोल देते हैं, बिल्कुल वेन्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं इसको भाई, ठीक है। कहीं कहीं पे यूज होता है तो समझ जाइएगा। आपको साफ साफ पता भी चल रहा होगा बी का यूनिट क्या हो जाएगा भाई, लेमडा है तो मीटर पर केल्विन में हो जाएगा, ठीक है। इसका डायमेंशन भी आप लिख सकते हैं, मीटर है तो लेंथ इंटू टेम्परेचर केल्विन में है ना, तो थीटा के पावर -1 भी कर सकते हैं। चीज़ें बहुत ईजी है, ऐसे ऐसे चीज़ें हम समझ सकते हैं। इनका यही कहना था बच्चों कि ऐसा होता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा यार। इसका अगर आप ग्राफ भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, आप चाहें तो अगर ग्राफ भी बना सकते हैं बच्चों। ऐसा कर दीजिए, आपको बनाना है लेमडा एम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। तो लेमडा एम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसे बनता है, अगर आप देखें तो एक्स वाई बराबर कांस्टेंट है, तो एक्स वाई का ग्राफ हाइपरबोलिक बनता है ना, तो इस टाइप से आप बना सकते हैं, ठीक है। और भी ग्राफ आप बना सकते हैं। अगर आप इसमें लॉग ले लें, थोड़ा सा मैथ यूज होगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि लेमडा इंटू टी का वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट मान लेते हैं। यहाँ पे अगर लॉग ले लें तो लॉग ऑफ एक्स वाई, तो लॉग ऑफ लेमडा प्लस लॉग ऑफ टी इक्वल टू लॉग ऑफ कांस्टेंट आ जाएगा भाई, सी लिख दिया मैंने इसको, लॉग ऑफ कांस्टेंट आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसके बीच में भी ग्राफ बना सकते हैं, इसके बीच में भाई लॉग ऑफ लेमडा एम वर्सेज लॉग ऑफ टेम्परेचर। तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा तो निगेटिव इंटरसेप्ट आएगा, सॉरी निगेटिव स्लोप आएगा, इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो इसका ग्राफ में कुछ इस टाइप का आ जाता है ना। आई थिंक क्लियर होगा। तो ऐसे तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं, इसके लिए ये, ठीक है। सिंपल है बच्चों, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ड्यूरिंग एनर्जी इन स्पेक्ट्रम, अब क्या 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 डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में जो एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं बच्चों, इस टाइप से बनाते हैं। देखिए मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, ऐसे बनाऊंगा मैं, बड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये किसके बीच का ग्राफ है, जो एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रम है ना, ई लेमडा इसको भी बोल देते हैं, और ये किसके बीच का ग्राफ है, लेमडा के बीच का, ठीक है। ई लेमडा मैंने बताया ना, स्पेक्ट्रल एनर्जी होता है बच्चों, स्पेक्ट्रल इमिसिव एनर्जी होता है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। यहाँ से अगर शुरू करें हम, इस टाइप से बनता है, और एक और ग्राफ बनाना चाहें तो यहाँ से ही उठता है, इस टाइप से बनता है। अच्छा सा ग्राफ बनाना है बच्चों, भाई बन जा बन जा बन जा। चलिए बन गया। एक और तीन ग्राफ बना देते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। क्या मैं बोल रहा हूँ, देखिए इसके लिए इस पॉइंट पे, इसके लिए इस पॉइंट पे देख लीजिए, क्योंकि पिक पॉइंट इसका यही है, और इसके लिए पिक पॉइंट यही है। ये मान लेते हैं कि टेम्परेचर है T1 T2, सॉरी टेम्परेचर क्यों, लेमडा है ना भाई, लेमडा एम ले देते हैं, ये लेमडा एम 1 2 3, ठीक है। ऐसा हमने लिख दिया, और ये किसी टेम्परेचर पे बात हो रही है, तो ये टेम्परेचर T की बात हो रही है, यहाँ पे T1 टेम्परेचर, यहाँ पे T2 टेम्परेचर, ये उसी कलर से लिख देते हैं, T3 टेम्परेचर। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बोल रहा है कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी कैसे कैसे वेरी करता है। तो हमने जनरली ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया, ये ग्राफ ऐसे ही नहीं, मेरे ऐसे ही बना दिया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आया है। वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या आया, उन्होंने देखा कि टेम्परेचर ज़्यादा होने से उसका लेमडा का वैल्यू कम हो जा रहा है। साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे लेमडा M1 जो है कम है लेमडा M2 से और लेमडा M3 से।
साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि टेम्परेचर एट द पीक इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इस पॉइंट पे इसका टेम्परेचर ज़्यादा ही है, टेम्परेचर T1 ज़्यादा है T2 से और T3 से भी, ये भी आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर आपको दिख रहा है, ग्राफ को बस एनालाइज करना है ना। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर जो है T1 टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाने से स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर भी बढ़ता है। When the temperature of the surface of black body rises, then its spectral emissive power इंक्रीजेस, है ना, वो भी इंक्रीज होता है उस टेम्परेचर से, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है। लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस पॉइंट पे डिफरेंस इतना है, इस पॉइंट पे इतना है, इसके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब समझ में आ रहा है, टेम्परेचर बहुत कम भी बढ़ेगा तो उसमें एनर्जी का स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो मैंने प्रोपोर्शनलिटी बताया था पीछे, आपको याद होगा, जो ई आया था, क्या बोलते हैं, ई ही बोलते हैं ना उसको, हाँ, यहाँ पे ई लेमडा यूज़ किया गया है तो इसको ही मान लेते हैं। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4 का होता है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टी के पावर 4 का होता है ना, इस टाइप से वेरी करता है। और आप चाहें तो इसमें ये भी चीज़ बता सकते हैं कि इसके अंडर का ग्राफ जो है ये भी बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो इसके अंडर का ग्राफ जो है ना, ये देखिए, ये ग्राफ के अंदर का एरिया जो है, इस ग्राफ के अंदर का एरिया बहुत ज़्यादा है, इस ग्राफ के अंदर का एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसमें तो सबसे कम है ना, इसमें सबसे कम है तो ऐसे भी बोला जाता है कि इनका अगर एरिया लेना चाहें, इस ग्राफ में एरिया लेना चाहें तो ई कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई लेमडा डी लेमडा हो जाएगा, ये और कुछ नहीं, एरिया अंडर द ग्राफ है, एरिया अंडर द ग्राफ है, ठीक है। इस टाइप से आप ग्राफ के अंदर एरिया भी ले सकते हैं। तो ये एरिया ई लेमडा जो था ना, ये प्रोपोर्शनल आ रहा था भाई टी के पावर 4, है ना। फिर आगे देखा गया, अगर ये टी के पावर 4 है और ये डी लेमडा का फंक्शन है, और अगर इसको टेम्परेचर के फंक्शन में लाया जाए और यहाँ पे टी के पावर 4 है, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ भाई ओवरऑल जो आ रहा है ना, ये ओवरऑल अगर ये प्रोपोर्शनल है टी के पावर 4 का, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसमें डी टी ही आएगा तब क्या होगा, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात हो रही है, एट अ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम लैम्डा रेडिएशन, है ना, उस टाइम पे मैक्सिमम वेवलेंथ भी देगा अगर इस टाइप का है। तो वहाँ पे अगर मैक्सिमम एरिया अगर पूछा जाए, ये मैक्सिमम एरिया ऑफ ग्राफ, तो वो क्या आ जाएगा, वो प्रोपोर्शनलिटी टी के पावर 5 को होल्ड करेगा, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, वो प्रोपोर्शनलिटी टी के पावर 5 को होल्ड करेगा भाई। ये कैसे आ गया, ये आ गया कैसे आ गया, ये समझिए, क्या बोलते हैं इसको, अगर यहाँ टी के पावर 4 है ना, आप समझिए ना यार, इंटीग्रेशन ऑफ टी के स्क्वायर डी टी अगर कर दिए तो कितना आ जाएगा, टी के पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आ रहा है वो टी के पावर 3 के प्रोपोर्शनलिटी में है कि नहीं, और यहाँ टी के पावर 2 था, वही बस सिंपल सी बात है, ये टी के पावर 4 का था, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टी के पावर 5, और यही मैक्सिमम एरिया अंडर द ग्राफ होता है। और यहाँ पे चाहे तो आप ई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ई का भी यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता था इमिसिव पावर क्या होता है, वो सॉरी क्या बोलते हैं अरे यार मैं भूल रहा हूँ, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या होता था, इमिसिव पावर अपन लेमडा होता था, हाँ। तो उसी तरीक़े से अगर इन दोनों को हमने इंटीग्रेट किया है तो यही तो आएगा, तो ये दोनों साथ में लिखा है तो यही तो आएगा, मैं यही बोलना चाह रहा था। तो यहाँ पे ई मैक्स भी बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ बच्चों, एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं तब, इस टाइप से होता है।
आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि अगर हम जिस तरीका से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया है T1, तो वहाँ पे लेमडा का वैल्यू कम हो गया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज लेमडा एम डिक्रीजेज। तो इसका मतलब जो लेमडा एम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और यही तो पीछे आ रहा था, लेमडा एम इंटू टी का वैल्यू जो आ रहा था वो कांस्टेंट आ रहा था, पीछे यही तो था वेन्स लॉ, यही तो वेन्स लॉ बता रहा था बच्चों। बोलेंगे कहाँ बता रहा था, अरे भाई ये क्या था, मैं क्या बता रहा था, वही तो यहाँ पे भी हो रहा है। T1 सबसे ज़्यादा है तो उसका लेमडा एम सबसे कम है, यही तो यहाँ पे भी होल्ड हो रहा है कि नहीं। बस चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आनी चाहिए, और कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं बच्चों, है ना। आई थिंक आपको क्लियर होगा। और ये टिप के पावर 4 का हाइक समझ रहे हैं, कितना ज़्यादा टेम्परेचर एक साथ में राइज हो जाता है, तो उसके कारण एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। आई थिंक क्लियर होगा भाई, क्लियर है। तो यहाँ तक यही बताना था बच्चों। और भी चीज़ें इसमें पॉइंट बोला जाता है कि इसका सडनली चेंज हो जाता है, यहाँ से जैसे ही ग्राफ यहाँ से बढ़ता है ना, यहाँ पे जैसे ही जाता है सडनली चेंज होता है, तो ऐसा इसका यूनिफॉर्म ग्राफ नहीं मिलता है। नोट ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ ई लेमडा वर्सेज लेमडा इज यूनिफॉर्म ग्राफ नहीं बनता है बच्चों, ये डिसकंटिन्यू होता है कहीं कहीं पे, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। ये डायरेक्टली मैंने ऐसे दिखा दिया, बट इसका थोड़ा डिसकंटिन्यूअस ही ग्राफ बनता है। ये बस एक्सपेरिमेंट वैल्यू को लेकर हमने ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, एग्जैक्टली ऐसा होता है कोई ज़रूरी नहीं है ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यार, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। बोला जा रहा है यहाँ पे कि फ्लोइंग ग्राफ में करेक्ट वेरिएशन हीट रेडिएशन और ब्लैक बॉडी और फ्रीक्वेंसी। ओके, आपने देखा कि हीट रेडिएशन ई लेमडा वर्सेस, हम लोग पीछे क्या देख रहे थे, लेमडा के बीच में, लेकिन अब बोल दिया फ्रीक्वेंसी के बीच में लेना है, ई लेमडा वर्सेज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, अब पता करना पड़ेगा। आपको बता दूं यहाँ पे, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, वेलोसिटी, ऐसे लिखते हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट याद रखिएगा, ये सब चीज़ें यूज होती है बच्चों, है ना। स्पीड ऑफ लाइट मतलब कि सी इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा ही होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेमडा होता है भाई। तो बस यही चीज़ समझना है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है। आप बोलेंगे कि गुरुजी ये सब आपको कैसे पता चला, बच्चों ये चीज़ आगे का है, लेकिन चलिए मैं आपको बता दिया, समझ में आपको आएगा वहीं पे, बट अभी आप समझिए कि इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ग्राफ बनाना है ई लेमडा वर्सेज फ्रीक्वेंसी, तो इसके ग्राफ का उल्टा हो जाएगा। लेमडा में क्या होता था कि यहाँ पे राइज होता था ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए, अब इसका राइज इधर जाके होना चाहिए, ऐसा ही कुछ होना चाहिए, क्योंकि उल्टा बनेगा ना भाई, थोड़ा सा उल्टा बनेगा। तो ये दोनों तो नहीं होगा यार, ये दोनों तो उससे सेम टाइप का दिख रहा है। और तो और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा राइज होता था तो ऊपर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आता था, तो 3500 यहाँ, ठीक है ठीक है, नहीं यहाँ पे 1500 लिख दिया, ये गलत है भाई, ऊपर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता था। और देख सकते हैं यहाँ पे ये इस टाइप से इधर की तरफ मुड़ गया है ना, तो ये आंसर सही हो गया भाई। बिल्कुल आसान है बच्चों, बस थोड़ा सा देखेंगे तो हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो स्टीफेंस लॉ होता है, ये चीज़ आप समझना पड़ेगा आपको। अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड पर यूनिट टाइम फ्रॉम द एरिया ए, अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो इमिटेड हो रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अरे भाई ये कुछ नहीं बोल रहा है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन मतलब कि वही क्यू एनर्जी, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो ब्लैक बॉडी याद रखिएगा, ये ब्लैक बॉडी के लिए है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट ही ले रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, टी के पावर 4। वही बात फिर से जो मैंने अभी पीछे बताया आपको, कैसे टेम्परेचर का हाइक हो रहा था वहाँ पे, उस तरीका से लेमडा एम भी वेरी हो रहा था। तो बस कुछ बताया नहीं जा रहा है यहाँ पे आपको, ये और कुछ नहीं है, ये मैंने जो बताया था पीछे क्या था, इमिसिव पावर, इमिसिव पावर ही तो है, ई पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का पावर 4 आ गया, और कुछ नहीं है बच्चों, ये इमिसिव पावर ही बोला जा रहा है, और कुछ नहीं, इमिसिव पावर है, इमिसिव पावर ही तो है कि नहीं।
सिंपल हो गया बच्चों। तो अगर आपको पता हो तो मैं क्या बता रहा था। आप सोच रहे होंगे कि पीछे हम लोग ई लेमडा को लेकर ऐसे बना दिए थे, तो कोई बात नहीं। लेमडा का उस टाइम पे हम लोग जो वेवलेंथ ले रहे थे लेमडा, वो कांस्टेंट ही था भाई। यहाँ जाएगा तो लेमडा का मल्टीप्लाई होगा और कांस्टेंट ही वैल्यू था। हम प्रोपोर्शनलिटी होल्ड करा रहे हैं, याद रखिएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी होल्ड करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे ई लिख दूँ या ई लिख दूँ सिर्फ, या ई पी, वो बराबर ही होता है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक हम कांस्टेंट लाते हैं सिग्मा, जो टी के पावर 4 लाते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। तो सिग्मा क्या हो जाता है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मतलब इसको स्टीफेंस कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्टीफेंस कांस्टेंट भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, स्टीफेन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब ई का सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा एनर्जी, इमिसिव पावर अपॉन टी के पावर 4 हो जाएगा, है कि नहीं। इसका भी आप चाहे तो यूनिट बता सकते हैं कि ऊपर वाला जूल आ जाएगा, जूल में अपॉन सेकेंड इंटू एरिया होता है मीटर स्क्वायर, और नीचे टेम्परेचर का पावर 1 अपॉन टेम्परेचर है तो केल्विन के पावर 4 हो जाएगा। ऐसे करके आप बना सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो ये इसका, और भी आप इसको चेंज करना चाहें तो कर लीजिएगा आप खुद से। और तो और आप अगर इसका डायमेंशन भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या होता है, ml2 t-2 डिवाइडेड बाई टी इंटू एरिया मतलब कि लेंथ का स्क्वायर इंटू केल्विन मतलब थीटा के पावर 4, L2 कट गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम टी के पावर -3 और थीटा के पावर -4 हो जाएगा। तो ये इसका डायमेंशन हो जाता है। सिंपल है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें सोचना ही नहीं है ना। आई थिंक क्लियर होगा यार, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। आपको ये भी मैं बता दूं कि इसके जगह पे, ई के जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं Q अपॉन टी ए। ये तो शुरू में लिखा हुआ था सर, हाँ वैसे को मैंने फिर से लिख दिया, सिग्मा इंटू टी के पावर 4 आ गया, ठीक है। ये हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो है ब्लैक बॉडी भाई। इनफैक्ट ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए हम ये जो लिख रहे हैं ना ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी तो लिख दिया लेकिन ये परफेक्टली भी है ना। यहाँ पे जो ले रहे हैं वो परफेक्टली है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हो रहा है ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी ही है भाई, ठीक है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो ई का वैल्यू 1 हो जाएगा भाई, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे ई का जो प्रोपोर्शनलिटी थे वो हमने नहीं लिखा क्योंकि ई का वैल्यू 1 था, सॉरी यहाँ पे ई का वैल्यू 1 था क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। तो इसीलिए लिख देते हैं कि ई जो है यहाँ पे जो आएगा वो सिग्मा इंटू ई टी के पावर 4 आएगा। अब ये कोई सरफेस के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे ई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकता है। इसीलिए लिखना ई का वैल्यू जरूरी है। क्यों जरूरी है लिखना, क्योंकि भाई ई नहीं लिखेंगे तो हो सकता है ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं हो, कोई नॉर्मल सा ब्लैक बॉडी हो, तो ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा ना, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा। आई थिंक क्लियर होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमिसिविटी बोलते हैं ना, इमिसिविटी बोल देते हैं। बहुत ईजी है बच्चों, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। अभी जो हमारे पास आया है वो ई का वैल्यू आया है सिग्मा ई इंटू टी के पावर 4 आया है। और भी चीज़ें आगे मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्या है इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए बच्चों। मैं ये बता रहा हूँ कि ये टेम्परेचर के पावर 4 है ना, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर था। पीछे ध्यान दीजिएगा, तो ये जो हम लोग ले रहे थे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको बोलते हैं, जो मतलब एक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, मतलब कि 0 केल्विन मान लेते हैं अगर केल्विन में रहे, और दूसरा कोई टेम्परेचर रैंडम सा हो, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो टी ही आ जाता है, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर दोनों का टेम्परेचर 0 नहीं हो, अब कुछ T1 हो और दूसरा T2 हो, तब क्या करेंगे भाई। तो वही केस मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे, इफ़ the surrounding temperature Ts is greater than the surface temperature, इसको Ts से बोल देता हूँ, सरफेस टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर, और इस सरफेस मतलब कि इसको टी ही रहने देता हूँ, है ना, इसको T0 बोल दीजिए, ठीक है।
ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, सरफेस का टेम्परेचर ग्रेटर देन सरफेस टेम्परेचर, देन तब क्या होगा, मतलब आपको पता चल गया कि टी एस का वैल्यू ज़्यादा है टी नोट से, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है इसके अपने टेम्परेचर से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है तो धीरे धीरे ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे हीट खुद में ऑब्जर्व करेगा और खुद का टेम्परेचर बढ़ा देगा, है ना, खुद का टेम्परेचर बढ़ा देगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे ई लिख सकते हैं हम लोग, जो ई आ जाएगा हमारे पास वो सिग्मा ई इंटू, इस बार सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है तो टी एस के पावर 4 हो जाएगा माइनस टी नोट के पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखा जाता है अगर कहीं पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर ना देकर अगर आपको इस टाइप का टेम्परेचर दे दे, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा भाई। इसी तरीक़ा से एक और चीज़ यहाँ पे बोला जाता है, एक सराउंडिंग टेम्परेचर जो कि मैंने बताया टी एस है इज़ लेस देन, कम हो गया इस बार, लेस देन द टी नोट, सरफेस का टेम्परेचर से जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ, इसका मतलब टी एस कम हो गया भाई टी नोट से, मतलब इस बार ही सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है, तो अब हीट ये रिलीज करेगा, खुद से हीट को देगा, है ना, खुद से हीट को देगा बच्चों। अब खुद से हीट को दे रहा है तो ये कूल हो जाएगा, यहाँ पे कूल हो जाएगा, मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा ई इंटू टी नोट के पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग के पावर 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगा भाई, है कि नहीं, कूलिंग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हॉट, बॉडी बॉडी क्या हो जाएगा, बॉडी हॉट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बॉडी कूल हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए भाई, आसान है ये, कुछ ऐसा भारी मैंने नहीं बता दिया है ना, कैसे बता दिया आप समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो तो और भी चीज़ें आपको बताना है। क्या बताना है भाई, ई का वैल्यू कूलिंग के केस में ही देख रहे हैं, है ना, जब बॉडी कूल हो जाएगा तब क्या होगा, इक्वल टू सिग्मा ई इंटू टी नॉट के पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग के पावर 4 था। चलिए कोई बात नहीं, अब हम ये चीज़ बताना चाह रहे हैं ना, जो एनर्जी हमारे पास आ रहा था वो क्यू था अपॉन एरिया इंटू टाइम था, इक्वल टू सिग्मा ई जो टी नॉट के पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग के पावर 4। यहाँ पे जो हीट आ जाएगा, हीट एनर्जी वो आ जाएगा सिग्मा ई ए एरिया इंटू, यहाँ पे टाइम छोड़ दिया, ठीक है, टी नॉट के पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग के पावर 4, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ मैं रिलेट करने के लिए आपको बोलूँगा, क्योंकि Q अपॉन टी देखकर मेरे को याद आ रहा है, कोई सरफेस अगर है तो वहाँ पे C क्या होता था, स्पेसिफिक हीट बोलते थे, स्पेसिफिक कैपेसिटी भी बोल देते थे, सी ए होता था, और वहाँ पे Q का वैल्यू जो होता था एम सी डेल्टा टी होता था भाई। तो ये डेल्टा क्यू आता था, अगर छोटे चेंज के लिए लिखते थे तो डी क्यू इक्वल टू लिख देते थे एम सी डेल्टा टी, सॉरी डी टी लिख देते थे, ठीक है भाई। ये पीछे का चीज़ है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें, अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दें, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर दें, डी टी टाइम लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी के टाइम का रिस्पेक्ट में बोल दिया इक्वल टू एम सी चेंज इन टेम्परेचर अपॉन डी टी हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों। चीज़ें तो आसान हो गई भाई, आसान हो गई, तो कुछ करना नहीं है बच्चों। ये डी क्यू बाई डी टी जो यहाँ पे आ रहा है ना, इधर गया, डी क्यू बाई डी टी मतलब कि चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे ये चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टाइम ही होता है, हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर के कारण इन चीज़ों को ऐसे ले रखा है ना। तो ये वही चीज़ है बच्चों, चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टाइम ही है, कुछ और अलग चीज़ नहीं है। जिस तरीके से हम लोग बड़े चेंज के लिए लिखते हैं उसी तरीके से इसका भी लिख देंगे। ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए भाई, ये चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टाइम है, हम ऐसा किस लिए लिख पाते हैं, कहीं कहीं पे डायरेक्टली नहीं लिख दिया जाता है, Q इक्वल टू एम सी टी लिख दिया जाता है ना, ये लिख दिया जाता है। क्यों लिख दिया जाता है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, एक को जीरो मान लिए तो एब्सोल्यूट हो गया, एक को जीरो मान लिए तो एब्सोल्यूट हो गया, उसी तरीके से एक को जीरो मान लिए तो एब्सोल्यूट हो गया, है ना। इसीलिए एब्सोल्यूट यूज किया गया था टर्म यहाँ पे, ये देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता, लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे उसका हीट और टाइम भी वही लिया गया था।
एट अ पर्टिकुलर टाइम पे बोला गया था, यूनिट टाइम पे, है ना। लेकिन एक्चुअली में हम चीज़ें रिलेटिव ही लेते हैं, चेंज ही लेते हैं। तो यहाँ पे ये रेट समझ सकते हैं, ये रेट है, ये और कुछ नहीं, डी क्यू अपॉन डी टी ही है, सिग्मा ई ए टी नोट के पावर 4 माइनस टी ऑफ सराउंडिंग के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ बराबर हो गया भाई, तो इसको यहाँ पे रख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, एम सी डी टी अपॉन डी टी हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा ई ए टी नोट के पावर 4 माइनस टी ऑफ सराउंडिंग के पावर 4। तो डी टी अपॉन डी टी यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, सिग्मा ई ए डिवाइडेड बाई एम सी इंटू टी नोट के पावर 4 माइनस टी एस के पावर 4। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। अगर कहीं पे ऐसा दे दिया कि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दे दिया, तो उसको लाने के लिए उनको ये चीज़ करना होगा, है कि नहीं। आसान हो गया यार। ये क्या बता रहा है, डी टी अपॉन डी टी क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, रिलेटिव चेंज, चेंज इन रिलेटिव चेंज है क्या, टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। रिलेटिव चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ये, ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर रेट ऑफ हीटिंग या रेट ऑफ कूलिंग भी समझ सकते हैं, ऐसे भी बोल दिया जाता है इसको। रेट ऑफ कूलिंग, क्योंकि हम यहाँ पे कूलिंग ही तो ले रहे थे, कूलिंग का ही ले रहे हैं ना, तो रेट ऑफ कूलिंग ये हो गया, किस रेट से कूल हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। सिग्मा ई ए आप इस सब समझ ही रहे होंगे कि क्या क्या होता है भाई, बताने की तो ज़रूरत नहीं है। एम हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सी यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ई का वैल्यू इमिसिविटी होता है, और यहाँ पे ए का वैल्यू एरिया ऑफ सरफेस है, और तो और सिग्मा का वैल्यू क्या है बच्चों, स्टीफन कांस्टेंट। बहुत सिंपल है। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं टी नोड जो है और टी एस जो है, ये सराउंडिंग टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर है, और ये है सरफेस टेम्परेचर। चीज़ें बस इस तरीके से होते हैं, और अब इसमें कैसे कैसे चीज़ें वेरी हो रहे हैं ऐसे भी बता सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि डी टी अपॉन डी टी है, वो सिग्मा ई ए डिवाइडेड बाई एम सी है इंटू टी नोट के पावर 4 माइनस टी ऑफ सराउंडिंग के पावर 4 है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग जो है, रेट ऑफ कूलिंग जो है बच्चों, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमिसिविटी भी है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया भी है भाई, है कि नहीं। और स्टीफन कांस्टेंट जो होता है, ये डिपेंड करता है किस पे, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लाया था, आपने देखा था, तो ये नेचर ऑफ मटेरियल है ना, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। सिंपल है ना, प्रोपोर्शनलिटी आप दिख रहे हैं ना किस पे डिपेंड करता है। अगर आपने सरफेस का एरिया बढ़ा दिया तो रेट ऑफ कूलिंग भी बढ़ जाएगा, अगर आपने उसका इमिसिविटी बढ़ा दिया, इमिसिविटी 0 से 1 के बीच में होता है, लेकिन है ना, वो तो, ये तो चलिए मान लेते हैं, ये तो कांस्टेंट ही आ जाएगा, इसको छोड़ देते हैं, ये तो कांस्टेंट ही आ जाएगा भाई, इसको छोड़ देते हैं, आई थिंक क्लियर होगा। तो और भी देख लेते हैं, अगर आपने रेट ऑफ कूलिंग देख रहे हैं, रेट ऑफ कूलिंग जो है, अगर इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मास कम करना होगा, जो आप रेडिएशन करा रहे हैं जिस सरफेस का, उसका मास कम करना होगा, और तो और उसका स्पेसिफिक हीट भी कम होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट का भी वैल्यू कम होना चाहिए। मैं यहाँ से बता पा रहा हूँ भाई, यहाँ से बता पा रहा हूँ, है ना, ठीक है। और अब ऑब्वियसली बात है कि जो सरफेस का टेम्परेचर वो ज़्यादा है और उस सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। बहुत सिंपल है यार, ऐसी चीज़ें बता दिया जाता है, समझना है बस, है ना, समझना है। कहीं पे दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं कहाँ पे आपको दिक्कत हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक सवाल कर लेते हैं भाई, आसान सा। क्या बोला जा रहा है, फ्लोइंग फिगर शोज द एयर फील्ड विद यूट्यूब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। व्हाट हैपेंस द लेवल ऑफ अल्कोहल इन द एक्स लिमिट एंड वाई लिमिट द इलेक्ट्रिक बल्ब इज प्लेस्ड एट द मिड वे ऑफ द लाइटेड। अगर इसको मैंने जला दिया
तो ये ब्लैक बॉडी है तो ये अपना तरफ हीट बहुत सारा एब्जॉर्ब कर लेगा भाई, ये बहुत सारा हीट को अपने तरफ ऑब्जर्व कर लेगा, लेकिन ये ऑब्जर्व नहीं करेगा, ये बहुत कम करेगा, ये बहुत कम करेगा, है ना, ये बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करेगा। तो हीट एब्जॉर्ब जितना ज़्यादा करता है वो बाद में उतना ही रेडिएट करता है, अब्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा होता है रेडिएशन उतना अच्छा होता है। तो ये बाद में रेडिएट करके ये, अब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, यहाँ पर रेडिएट कर रहा है, बाद में ये अच्छा रेडिएशन भी करेगा। उसके कारण यहाँ पे ये जो सरफेस ऑफ वाटर जो है धीरे धीरे इधर की तरफ धक्का दे देगा। ये एनर्जी है ना इसके पास भाई, हीट एनर्जी है, रेडिएट करेगा तो यहाँ पे रेडिएट करेगा तो इसका लेवल घटेगा ही ना यहाँ पे, मतलब कि एक्स लिम में जो है वो फॉल करेगा, बिल्कुल सही है, एक्स लिम में फॉल करेगा और वाई लिम में राइज करेगा। ठीक है, दो स्फेरिकल बॉडीज R1 R2 दे रखा है, एक ये है और एक ये है, R1 इसका है, इसका R2 है, सरफेस का टेम्परेचर T1 इसका T2 है, सेम पावर है इसके, सेम वही इमिसिव पावर P, इमिसिव पावर यहाँ पे भी सेम है। रेशियो ऑफ R1 R2 क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है बच्चों, इमिसिव पावर क्या होता था आपको मैंने बताया था भाई, इमिसिव पावर जो होता है वो सिग्मा इंटू टी के पावर 4 होता है, और इमिसिव पावर का वैल्यू क्या होता है बच्चों, हीट गिवन अपॉन एरिया इंटू टाइम होता है। तो आपको अगर बता दिया कि इमिसिव पावर दोनों का सेम है, मतलब जो हीट हम दे रहे हैं और सेम टाइम के लिए दे रहे हैं वो भी सेम होगा, लेकिन एरिया अलग होगा क्योंकि इसका R1 रेडियस है, इसका R2 रेडियस है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि Q अपॉन एरिया पाई R1 स्क्वायर इंटू टी इक्वल टू सिग्मा इंटू T1 के पावर 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट गिवन अपॉन पाई इंटू R2 स्क्वायर इंटू टाइम इक्वल टू सिग्मा इंटू T2 के पावर 4। कैसे दिख रहा है प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पे 1 अपॉन R1 R का स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी कैसे, R स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के पावर 4। समझ जाइए, अगर आपको R1 R2 का रेशियो चाहिए तो ये R2 है, यहाँ पे R1 है और दोनों ऊपर नीचे है, क्या करना होगा, R2 का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे R1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 के पावर 4 डिवाइडेड बाई T2 के पावर 4। यहाँ से आप समझ सकते हैं R1 अपॉन R2 का वैल्यू जो हो जाएगा T2 के पावर 2 डिवाइडेड बाई T1 के पावर 2, है ना, T2 बाई T1 देख रहा हूँ, साफ साफ आंसर तो आ ही गया। सिंपल है बच्चों, कर सकते हैं आप लोग यार, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड आपके से पूछ लिया जा रहा है सवाल। चीज़ें आप खुद से ट्राई कीजिए क्योंकि मैंने सब चीज़ बता दिया है लगभग। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आपको मिलेगा बहुत बड़ा वाला थैंक यू, मिलेंगे आगे भाई, चीज़ें पूछिएगा आप अगर डाउट हो तो। तब तक के लिए ओके।